वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस राजनीति शास्त्र की अपनी क्लास में हम लोग अगला टॉपिक कर रहे हैं जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पॉइंट याद रखने हैं कि क्या है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में हैं और कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है इनको रखा गया है। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के दायित्व को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये बताता है कि सरकार का क्या काम है, सरकार को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये बताता है कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। अभी आपको बताया गया कि सरकार का दायित्व निर्धारित करते हैं कि सरकार को क्या काम करना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। तो ये सरकार के लिए जो है, राज्य के लिए क्या है, एक सकारात्मक निर्देश है। यह बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए वो कौन बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखते हैं हम लोग। संविधान निर्माण के समय तेज बहादुर सप्रू जो थे ये नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष थे। जब आपका संविधान निर्माण हो रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो जो तेज बहादुर सप्रू थे ये नीति निर्देशक तत्व समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और याद रखना कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर ही लाया गया था। राज्यों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर लाया गया था और यही जो है उस समय अध्यक्ष भी थे आपके नीति निर्देशक तत्व समिति के। अब देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपसे पूछे जाते हैं, ये दोनों उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। तो पहला है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये किसका उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य जरूर याद रखना, कई बार पूछा गया आपसे। अब देखते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो अनुच्छेद 36 से ये स्टार्ट होता है। आपको बताया गया कि 36 से लेकर कहाँ तक है, ये 36 से लेकर आपका अनुच्छेद 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 में आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके पहले आपको राज्य की परिभाषा कहाँ आपने पढ़ी थी, तो आपको बताया गया था अनुच्छेद 12। ठीक है, जहाँ से आपका मौलिक अधिकार स्टार्ट हुआ था, ठीक, उसमें भी आपके अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई थी। अब यहाँ पर अनुच्छेद 36 जो है, यहाँ पर भी सेम राज्य की परिभाषा है जो आपने अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। राज्य के अंतर्गत क्या क्या समाहित है, तो वो है आपका भारत सरकार और संसद। इसके अलावा जो राज्य की सरकारें हैं और राज्य का जो विधानमंडल है, ये सब भी आपके राज्य के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा में ये राज्य के अंतर्गत समाहित हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि आपके नगर निगम अधिकारी हो गए, पंचायत अधिकारी हो गए, ये सब के सब जो है आपके राज्य कहे जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य प्राधिकरण है, यानी कि ऐसी संस्था जिसमें 51% हिस्सेदारी सरकार की है, ठीक, तो वो आपका क्या होता है, उसे भी आप राज्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका विद्युत विभाग हो गया, तो ये भी आपका जो है जिसमें 51% हिस्सेदारी सरकार की होगी, वो आपका राज्य कहा जाएगा। अनुच्छेद 37 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय हैं, अर्थात न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रवर्तनीय और वाद योग्य नहीं, यानी कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लागू न करने पर, यानी कि राज्य को बता दिया कि राज्य आपको क्या करना है, आपको नीति निर्देशक तत्वों को जो है लागू करना है। ठीक है, आपको इस तरह से काम करना है, लेकिन अगर वो लागू नहीं करती है राज्य, तो इसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध जो है न्यायालय में आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसी को जो है कहा जाता है अप्रवर्तनीय या फिर न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कहा गया है कोई आपको कि राज्य को ये काम करना है और राज्य उस पर कोई कानून नहीं बनाती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है और राज्य इस पर कानून नहीं बना रही है। ठीक है, तो इसके खिलाफ आप जो है
न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी विचारधारा पे ये काम करते हैं। तो इसमें जो है 3 तरह की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पहली है आपकी सामाजिक विचारधारा, फिर गांधीवादी विचारधारा और आपकी उदारवादी विचारधारा। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद आपके सामाजिक विचारधारा में हैं, कौन से आपके गांधीवादी विचारधारा में और कौन से आपके उदारवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक विचारधारा में जो है आपके कौन कौन सी बातें जो है इसमें हैं। तो अनुच्छेद 38 जो है, ठीक है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 38 जो है ये कहता है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को बढ़ावा देने की बात करता है अनुच्छेद 38। ठीक है, 38(2) क्या कहता है? तो 38(2) जो है ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। आखिर इसमें है क्या? तो इसमें है आपका कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। कि राज्य को कहा गया है कि आप आय की असमानताओं को कम करेंगे, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा आय हो रही है, किसी की बिल्कुल आय नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस असमानता को कम करने का आप प्रयास करोगे किसी न किसी कानून के द्वारा। ठीक, तो इसे कहा जा रहा है आपका सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। ठीक, और जब जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 39 भी आपका इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 में जो है पहला आपका क्या है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य निम्नलिखित को सुरक्षित करेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सामूहिक हित के लिए संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, पूरे समाज के हित के लिए आपका क्या कर रहा है? संसाधनों का समान वितरण, यानी कि जो भी संसाधन है राज्य के पास उनका वो समान रूप से वितरण करेगा कि सबके पास जो है वो संसाधन पहुंच सके। ठीक है, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकना। धन यानी कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा धन जो है संकेंद्रण हो जा रहा है, या फिर उत्पादन के साधन यानी कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उत्पादन के कोई भी साधन है उस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, तो उसके संकेंद्रण को रोकना भी किसका काम है? तो ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि सरकार को ये करना चाहिए। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, यानी कि एक ही काम अगर स्त्री और पुरुष कर रहे हैं तो उनको बराबर का वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 39(घ) में है ये चीज़। ठीक है, ये इसका जो है पार्टिकुलर अनुच्छेद आप याद रख लेना। अनुच्छेद 39(घ) में ये आपसे पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है। तो इसे तो अनुच्छेद 39 आपको याद रखना है, लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 39(घ) में है। इसके अलावा बलात् श्रम से संरक्षण, यानी कि जो आपके छोटे बालकों को जो है अलग अलग कामों में लगाया जाता है वो न लगाया जाए। आप देखते हैं कि सरकार कहती है कि 14 साल से कम बच्चों को जो है कहीं पे काम पे न रखा जाए, उनको पढ़ाई का अधिकार दिया जाए। ठीक है ना, तो ये आपका बलात् श्रम से संरक्षण अनुच्छेद 39(ई) में भी शामिल है। अनुच्छेद 39 का आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पार्टिकुलर पूछा गया है कि अनिवार्य और निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का में इसे शामिल किया गया है कि समान न्याय सभी को न्याय मिल सके, इसलिए अनिवार्य और निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता की बात की जा रही है। इसीलिए आपके सरकारी वकील होते हैं, ठीक है ना, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 1976 में जो है अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया कि सभी को अनिवार्य और निःशुल्क विधिक सहायता जो है प्रदान की जा सके। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि काम पाने का अधिकार कुछ दशाओं, और कौन कौन सी दशाएं हैं? बेकारी है यानी कि बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, इन सब में लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका वृद्धा पेंशन मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ये सब जो है लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि सरकार को करना चाहिए। लोगों को काम पाने का भी अधिकार दिया गया कि लोगों को काम मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ अनुच्छेद 41 में है ये। अनुच्छेद 42 कह रहा है कि काम की मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का आबंध। ठीक है, राज्य क्या प्रबंध करे? कि राज्य ये प्रबंध करे कि व्यक्ति अपने अनुकूल अवस्था में ही कार्य करे। ठीक है, कई बार ऐसी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी व्यक्ति को काम करना पड़ता है, लेकिन राज्य को कहा गया है कि ऐसा प्रबंध करो कि व्यक्ति अपने अनुकूल अवस्था में ही जो है कार्य करे।
प्रसूति सहायता यानी कि जो आपके बच्चे पैदा होते हैं, स्त्रियां जो काम करने वाली होती हैं, उनको जो है प्रसूति सहायता का जो है प्रबंध करना किसका काम है? राज्य का। ये अनुच्छेद 42 में बोला गया है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? तो 43 कहता है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करे। ठीक है, तो ये आपकी मजदूरी भी जो है, आपके जो काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूरी भी उनको सही से नहीं मिलती है। ठीक है ना, अच्छी मजदूरी उनको नहीं मिलती, कम पैसा मिलता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी जो है उनको प्रदान की जाए, यानी कि जितने में उनको अपना अच्छे से खा पी सकें उतनी मजदूरी उनको प्रदान की जाए। शिष्ट जीवन स्तर तथा यथोचित वेतन के अलावा, यानी कि अच्छा जीवन स्तर भी उनका हो और अच्छा वेतन भी मिले, इसके अलावा उनको अवकाश के उचित प्रबंध की भी व्यवस्था की जाए। ऐसा राज्य के लिए कहा गया है कि उन्हें जो है काम के अलावा जो है अवकाश भी प्रदान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 43A और ये क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो उद्योगों का जो अब मैनेजमेंट होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट होता है, उसमें जो आपके कर्मचारी होते हैं उनका भाग लेना। इसका मतलब क्या है? पहले आप ये देखिए कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में यानी कि आपका इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी कर्मकारों का भाग लेना। तो कर्मकारों की भागीदारी का अर्थ जो है ये नहीं है कि उनको कंपनी में शेयर प्रदान किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको भाग लेने का मतलब आप कह दे रहे हो कि जो कंपनी है उनमें आप शेयर प्रदान कर दो कि 5% आप लोग का भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। वह मजदूर यूनियन संघ के द्वारा अपने उचित मांगों को प्रबंधन के सामने रखने का अधिकार उसको है। यानी कि जो आपके कर्मकार, जो आपके मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो आप एक आपके यूनियन या संघ आप बना करके अपनी जो मांगे हैं उसको, जो आपके वहाँ का मैनेजमेंट है उसको सामने वो रखने का हकदार है। ठीक है, कि हमारा ये मांग है, आप इसको पूरा करिए। अनुच्छेद 47 पोषाहार के स्तर को बढ़ाना। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा मद्य पेय को निषेध किया जाना। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि मद्यपान निषेध जो है ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, पोषाहार के स्तर को बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना और मद्य पेय को निषेध करना। ठीक है, ये सारे राज्य नहीं करते हैं क्योंकि इनसे अच्छी कमाई होती है। तो ये भी कहा गया है कि राज्य को करना चाहिए मद्यपान का निषेध, लेकिन अधिकतर जो राज्य हैं वो इसका निषेध नहीं करते हैं, वो इसको आराम से बेचते हैं, अच्छा खासा पैसा इससे कमाते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। तो ये हमारी सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत जो जो आपके शामिल थे उन्हें आपको बताया गया है। अब देखते हैं गांधीवादी विचारधारा पे आपके कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं इसमें। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आपसे कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये आपके संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है आपके ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों के गठन, संचालन और व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना। ठीक, सहकारी समितियों के गठन की बात करता है अनुच्छेद 43B। और ये जो सहकारी समिति शब्द है ये आपसे पूछा जा चुका है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 46 राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि आपके जो है SC ST और जो आपके OBC हैं, इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी काम किया गया है कि इनके शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दिया जाए, इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उसका संरक्षण किया जाए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का। तो ये किस में है? तो ये आपके अनुच्छेद 46 में कहा गया है SC ST और OBC के लिए। ठीक है, अगला हमारा है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? तो ये कहता है कि गाय, बछड़ा या अन्य प्रकार के जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक। ठीक, गाय, बछड़ा या फिर अन्य जो दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं उनकी हत्या पर रोक, ये आपका अनुच्छेद 48 है। कई बार आपसे ये भी पूछा गया है कि किस में जो है आपके गाय बछड़ों की हत्या पर रोक लगाया गया है? तो अनुच्छेद 48 में। ठीक है, कई राज्यों ने इसको लागू किया है, कई राज्यों ने नहीं किया है, लेकिन उसके खिलाफ आप जो है कोर्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो लागू करें या ना करें। राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी आपके अनुच्छेद 48 में ही है। यानी कि कृषि तथा पशुपालन जो है इसको
आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा कि अलग अलग जो आपकी आधुनिक प्रणालियां हैं, जो आपके वैज्ञानिक तरीके हैं, उनसे जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि को, पशुपालन को, ठीक है। तो इससे संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 48 में ही है जो आपका हत्या पर रोक तो है ही है, इसके अलावा जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से बढ़ाने का प्रयास जो है, संगठित करने का जो प्रयास है, ये भी अनुच्छेद 48 में ही है। तो ये हमारे गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कुछ आपके अनुच्छेद थे। अब देखते हैं उदारवादी विचारधारा में कौन कौन से आपके अनुच्छेद आते हैं। तो पहला तो आपका है समान नागरिक संहिता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कई बार सुने होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि सभी जो आपके जाति है, धर्म है, इन सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। अभी जो है कुछ धर्मों के लिए अपना अलग कानून है, ठीक है। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि सभी धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए, और ऐसा बनाने के लिए ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 44 में, और जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है अगर सरकार नहीं करती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके खिलाफ, अगर करती है तो भाई उसको करना चाहिए, उसको कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक आयु के जो बालक हैं उनका भरण पोषण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनको भरण पोषण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 45 है ये, ठीक। इसके अलावा आपने अनुच्छेद 21 भी देखा था, अनुच्छेद 21A, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको राज्य जो है अनिवार्य और निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 45 में क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको भरण पोषण उपलब्ध कराएगा, ठीक है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको अच्छा पोषण उपलब्ध कराए, ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 45 में। ये ऐसा राज्य को कहा गया कि राज्य ऐसा करे। लेकिन ये आपका जो है जो अनुच्छेद 21A में है, ये तो मौलिक अधिकार है, ये राज्य को करना ही पड़ेगा, और सभी राज्यों ने इसको लागू भी किया है, ठीक है। तो ये दोनों आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, और दोनों का पॉइंट अलग अलग है। अनुच्छेद 48A क्या कह रहा है? पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 48A ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए अनुच्छेद 48A है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया आपके पर्यावरण की सुरक्षा करना है, ठीक है, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण तथा उनका संवर्धन, ठीक है। ये आपके अनुच्छेद 48A में है। अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, यानी कि जो आपके पुराने किले उले हैं, ठीक है, फोर्ट्स हैं, पुराने मंदिर हैं, इन सब का जो है, इनके वस्तुओं का, स्थानों का क्या करना है? संरक्षण करना है और उसको बढ़ावा देना है। ये भी राज्य को कहा गया है कि राज्य आपका ये काम है, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, जानते ही हैं। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग करना, ये आपके अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करेगा। अनुच्छेद 51 आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने का जो प्रस्ताव है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। तो ये जो आपका उदारवादी विचारधारा है ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके ये पूछे जाते हैं, ठीक, आपके उदारवादी विचारधारा वाले क्वेश्चंस। अब देखिए, तो इसी के साथ हमारा जो है क्या समाप्त होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप लोग वीडियो पे ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए, जो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूला कीजिए, आप एक बार शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास भी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और जो है इस पर कमेंट तो आपको करना ही है, ओके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।